Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you English grammar for class 6. आज हमारा जो टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स. इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेपोजिशनल वर्ब्स के बारे में. ठीक है. अब ये जो फ्रेजल वर्ब्स है वैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग हो जाता है. समझेंगे हम ये चीज़ है क्या. ठीक है. दोनों में मैं फ़र्क बताऊंगा आपको क्या है. ठीक है. दोनों एक जैसा ही दिखता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है मीनिंग में. ठीक है. तो फ्रेजल वर्ब में देखेंगे क्या क्या हमें देखना है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने कवर कर लिया है प्रीपोजिशनल वर्ब्स के बारे में. ठीक है. डू यू नीड अ फ्रेंड टू वेलकम यू होम. ठीक है. इसके बाद वॉश अप एंड टाइडी अप योर रूम and never tell you of or need to lie down, but sadly for you that is dream. अब ये देखिएगा जितना भी डार्क ब्लैक में लिखा हुआ है लेटर, वॉश अप, टाइड अप, ठीक है, टेल यू ऑफ, टेल ऑफ, ठीक है, लाई डाउन, ये सारा क्या है फ्रेजल वर्ब्स है बाबू. ठीक है. अब एक चीज़ यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे लेट्स लर्न में देख लेते हैं कि प्रेपोजिशनल जो वर्ब्स था और फ्रेजल वर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है. फ्रेजल वर्ब्स है टू वर्ड्स. सही बात है. प्रेपोजिशनल वर्ब्स में भी टू वर्ब्स होते थे. ठीक है. फ़र्क क्या है, द टू वर्ड्स आर वर्ब प्लस एडवर्ब पार्टिसिपल. ठीक है. अब जो ये दो वर्ड होते हैं, एक तो वर्ब होता है, दूसरा होता है एडवर्ब पार्टिसिपल. तो एक चीज़ मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ कि आपने जब भी प्रेपोजिशनल वर्ब्स पढ़ा था उसमें देखिएगा कि पहले वर्ब आता था एंड देन प्रेपोजिशन आता था. ठीक है. लेकिन इसमें है फ्रेजल वर्ब में कि आपको वर्ब आएगा पहले, फिर एडवर्ब पार्टिसिपल आता है. तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट भी रहेगा ये कि भी सर ये अप, ऑफ, डाउन ये तो प्रेपोजिशन भी है. सही बात है बाबू, ये प्रेपोजिशन भी है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसका जो प्लेसिंग होता है ना, पोजीशन. ठीक है. आप कभी कभी देखेंगे कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जो प्रेपोजिशन जैसे लगते हैं, लेकिन उसको हम लोग पता कैसे करेंगे कि ये फ्रेजल वर्ब है, एडवर्ब पार्टिसिपल है कि प्रेपोजिशन है. उसका जो पोजीशनिंग होगा ना वो प्रेपोजिशन अकेला आएगा, याद रखिएगा. और उसका जो पोजीशन होगा कभी भी नाउन का रिलेशन बताएगा, वो नाउन और प्रोनाउन का, ये ध्यान में आपको रखना है. ठीक है. नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा कि वो चीज़ें कैसे हैं, कैसे रखी गई हैं, उसके बारे में बताएगा. लेकिन फ्रेजल वर्ब में ये जो अप दिया हुआ है, ऑफ दिया है, डाउन दिया है, ये यहाँ पे एडवर्ब पार्टिसिपल का काम कर रहा है. ये आपको देखना है और वो आपके प्लेसिंग से ही पता लगेगा बाबू, याद रखिएगा. जो पोजीशन होता है, ठीक है, आप कभी कभी एक चीज़ नोटिस करेंगे कि कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं, ठीक है, जो प्रेपोजिशन है. जैसे आप बिफोर ले लो, आफ्टर ले लो, ये क्या है, ये आपका प्रेपोजिशन है. लेकिन उसका जो प्लेसिंग है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस पोजीशन पे उसका यूज़ किया गया है. इससे हमें पता चलता है कि वो पोजीशन क्या, मतलब वो एडवर्ब है कि कंजंक्शन है कि प्रेपोजिशन है. ये हमें पोजीशन से ही पता लगता है. तो ये डिफरेंस आपको क्लियर करने में मैं आपको ये बता दिया. अब कह रहा है सम फ्रेजल वर्ब्स टेक ऑब्जेक्ट्स एंड सम डोंट. हाँ, ये कह रहा है कि कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ना, वो कभी कभी ऑब्जेक्ट का भी रूप ले लेते हैं. ठीक है. और कभी कभी ऑब्जेक्ट का रूप नहीं भी लेते हैं, ये ध्यान में रखिएगा. ठीक है. जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, डू यू नीड अ फ्रेंड टू वेलकम यू होम, वॉश अप एंड टाइडी अप योर रूम. ठीक है. इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है. ऑब्जेक्ट आप लोग को पता है क्या है, जो वर्ब के बाद यूज़ किया जाता है, जो अदर वर्ड्स में यूज़ किया जाता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है. ये ध्यान में आप लोग रखेंगे. तो किसी किसी सेंटेंस में होता है और किसी किसी सेंटेंस में नहीं होता है. ठीक है. आप लोग को इसके पहले भी मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को. द वर्ब्स हैव अ डिफरेंट मीनिंग इन ईच केस. सही बात है. एक और फ़र्क भी मिलता है कि ये सब जो रहता है ना बाबू, इसका थोड़ा मीनिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. ठीक है. जब भी आप इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, नॉर्मली अगर आप ऐसे वर्ड्स को, वर्ब्स को उठा के देखेंगे तो उसका मीनिंग कुछ और है, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और निकल आता है.
जैसे मैंने आपको प्रेपोजिशनल वर्ब्स में बताया था कि लुक आफ्टर का आप मीनिंग देखेंगे तो वहाँ पे आपका देखभाल करना होता है, ठीक है। लुक इन का मतलब होता है, लुक एट का मतलब होता है किसी ओर देखना, ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंट मीनिंग बनते जाता है। तो अब एक अच्छी बात और क्या है कि सर हम समझेंगे कैसे इस चीज़ को। पहला तो रीज़न है कि आपको वोकैब्स बहुत बढ़ाने होंगे फ्रेजल वर्ब्स के, ठीक है। वोकैबलरी आपका जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका कमांड होगा कि कौन सा प्रेपोजिशनल वर्ब्स है और कौन सा वर्ब प्लस एडवर्ब पार्टिसिपल है। तो ये फ्रेजल वर्ब है। तो ये आपको वोकैबलरी जितना आप स्ट्रॉन्ग करोगे ये आपका उतना ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा इसमें। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ये एक्सरसाइज भी बनाओगे तो उससे कुछ आपको क्लियरेंस मिलेगा थोड़ा, ठीक है। जो एक्सरसाइज दिया गया उसमें यूज़ करो आप, ठीक है। और जितना वो कैप बनाएंगे उतना ही, मतलब फ्रेजल वो बढ़ाने का एक ही तरीका है, ठीक है। आप पढ़ते रहो उसको, ठीक है। और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आते हैं आपके पास एक, मतलब नॉलेज ऐसा हो जाएगा कि हाँ आपको जिस लेवल तक चाहिए आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा हो गया। आगे देखते हैं कि हमारा है इसके बाद पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो वॉइस आप लोगों ने पढ़ा होगा। थोड़ी सर्दी हो गई है, कल भीग गया था बारिश में। तो यहाँ पे कह रहा है बाबू, एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ये एक्टिव पैसिव क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ग्रामर का, हमको समझना होगा। मतलब समझिए कि स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया, मतलब हर जगह इसका यूज़ मिलता है, हर जगह। जैसे टेंस इम्पॉर्टेंट होता है, इन द सेम मैनर एक्टिव वॉइस इज़ ऑल्सो एंड पैसिव इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे, समझने के लिए कुछ दे रहा है, ध्यान से समझेंगे चीज़ों को। एक्टिव कह रहा है द डॉक्टर स्टडीड द पेशेंट, ठीक है। तो पहले ये सेंटेंस हम देख लेते हैं। ये जो डॉक्टर कह रहा है ना, उसके नीचे दिया हुआ है सब्जेक्ट है द डॉक्टर, ठीक है। स्टडीड क्या है, चेक किया, ठीक है। स्टडीड क्या है, वर्ब है। और द पेशेंट क्या है बाबू, हमारा ऑब्जेक्ट है। ये ध्यान में रखिएगा, ये सेंटेंस पहचानने के लिए, समझने के लिए दिया है। तो ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। वॉइस जो होता है दो प्रकार का होता है, एक तो पहला हमारा एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा हमारा पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस हमारा देख रहे हैं आप, द डॉक्टर है यहाँ पे सब्जेक्ट, स्टडीड है वर्ब एंड द पेशेंट है ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे अगर इसको हमें पैसिव बनाना हो, ठीक है, तो जब भी हम इसे पैसिव बनाएंगे तो हमारा कैसा बनेगा ये, द पेशेंट वॉज स्टडीड बाय द डॉक्टर। तो अब होता क्या है कि जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो क्या हो जाता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, ठीक है। और ये आपका वॉज वेयर में, अगर पास्ट टेंस का ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो वॉज वेयर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर प्रेजेंट टेंस में रहेगा, ठीक है, तो ईज आर एम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस था। तो द पेशेंट है जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। तो द पेशेंट हो गया, वॉज स्टडीड। कभी भी याद रखिएगा, पैसिव वॉइस का रूल है कि कभी भी उसमें पैसिव वॉइस में जो वर्ब हमारा होगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ किया जाता है, अदरवाइज उसमें कोई दूसरा एक्स्ट्रा वर्ब यूज़ नहीं किया जाता है बाबू, याद रखिएगा। पैसिव वॉइस में, ठीक है, कभी भी वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज़ किया जाता है, ठीक है। और किसके द्वारा चेक किया, द डॉक्टर था तो बाय द डॉक्टर, यानी पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा चेक किया गया, स्टडीड किया गया, ठीक है। ये ध्यान में, एक्टिव में हमारा है द डॉक्टर स्माइल द पेशेंट, ठीक, स्टडी द पेशेंट, ठीक है। तो यानी डॉक्टर ने पेशेंट को स्टडी किया, ठीक है। और यही हो जाएगा, पेशेंट को स्टडी डॉक्टर के द्वारा किया गया, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़। नीचे देखेंगे द डॉग चेस्ड द कैट, ठीक है। तो यहाँ पे द डॉग जो है हमारा बाबू सब्जेक्ट है और चेस्ट जो है ये हमारा वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे द कैट देखेंगे आप, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप लोग को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको ये पहले समझना होगा कि हाँ उसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अब मान लो कोई कोई सेंटेंस ऐसा रहता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है,
ठीक है। जो ट्रांजिटिव मैंने आप लोग को पढ़ाया था ना, उसमें था ना कि किसी किसी वर्ब में कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो अब याद रखिएगा, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है जिस सेंटेंस का, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा बाबू, ये दिमाग में आप लोग रखेंगे, ठीक है। और पैसिव वाला जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव बताया था, उसमें आप लोग को पता होना चाहिए कि किस में, ठीक है, किसी किसी सेंटेंस में उस सेंटेंस का सेंस निकालने के लिए उसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उसका वर्ब से ही काम चल जाता है, सब्जेक्ट से ही काम चल जाता है, उसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये ध्यान में आप लोग रखेंगे। और पैसिव मतलब वॉइस में क्या होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो बाबू उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। ये दिमाग में आप लोग रखेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा सेंटेंस है, द डॉग चेस्ड द कैट, ठीक है। तो सब्जेक्ट द डॉग हो गया हमारा, चेस्ड किया या पीछा किया वर्ब है हमारा, और द कैट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखेंगे कि इसको जब भी हम लोग पैसिव बनाते हैं तो द डॉग वॉज चेस्ड बाय द डॉग, ठीक है, द कैट वॉज। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था ना हमारा, तो वो सब्जेक्ट की जगह आ गया है, ठीक है। प्लस सिंपल पास्ट का सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जब भी हम पैसिव बनाएंगे सिंपल पास्ट का, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस जो उसका एजेंट होगा वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट की जगह द कैट वॉज चेस्ड बाय द डॉग, जो सब्जेक्ट यहाँ पे था डॉग, यानी बिल्ली का पीछा किया गया किसके द्वारा बाबू, ये डॉग के द्वारा किया गया। ये आपको सिंपल सा फंडा समझना पड़ेगा। और भी एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि वॉइस में क्या होता है, टेंस के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। अगर मान लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट का है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का अगर हम एक्टिव वॉइस में अगर उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज़ किया जाता है प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो, ठीक है। उसके बाद वही हम अगर सिंपल प्रेजेंट का अगर मैं पैसिव वॉइस में देखूँ तो उसका हो जाता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएंगे, जो एक्टिव वॉइस में जो सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस का हुआ। जब भी हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो इसका जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका बाई, ठीक है, अब प्लस बाई प्लस एजेंट, ठीक है। ये याद में रखिएगा आप लोग। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आई थिंक आपकी बुक में है कि नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया। अगर कोई भी आपको डाउट होगा यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग द सेशन, ऑल राइट। सो गो अहेड। यहाँ पे देखिएगा लेट्स लर्न। अब यहाँ पे देखें, हम लोगों ने अभी तो ये सेंटेंस के बारे में डिस्कशन किया है। अभी देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपके लेवल में, आप लोग 6th क्लास में हैं, तो आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें 6th क्लास के लेवल से कवर करनी चाहिए, टेंस में क्या क्या सीखनी चाहिए, इसके बारे में हम ध्यान देंगे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है व्हेन द सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन एंड द ऑब्जेक्ट्स एज द रिसीवर ऑफ द एक्शन इट इज़ इन द एक्टिव वॉइस। अब ये कह रहा है, आप लोग को पता है कि किसी भी एक्शन का एक सब्जेक्ट होगा, यानी मान लीजिए कोई काम किया गया है तो उसका कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। बिना सब्जेक्ट के तो सेंटेंस होगा नहीं, याद रखिएगा एक चीज़। तो किसी भी सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है, और वही क्या होता है, वही सब्जेक्ट क्या होता है कि जब भी आप पैसिव बनाते हैं, ठीक है, वो रिसीवर हो जाता है, यानी वो एक्शन को क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीव करने लगता है। और यही चीज़ पैसिव वॉइस में होता है, ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। यानी हमारा जो सब्जेक्ट होता है, किया तो सब्जेक्ट नहीं है। फ़र्क क्या है मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट है वहाँ पे सब्जेक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। ये दो फंडा है एक्टिव और पैसिव को समझने के लिए, कि एक्टिव वॉइस में हमारा जो सब्जेक्ट रहता है उसकी इम्पोर्टेंस जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है जो सब्जेक्ट की जगह जाता है, ऑब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, याद रखिएगा। बस यही दो फ़र्क है इसमें, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं बाबू,
ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, याद रखिएगा कि वो क्या है ना, एक्शन को रिसीव कर रहा है वहाँ पे, ये ध्यान में आप लोग को रखना है, ठीक है। यानी एक्टिव में सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और ये जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखते हैं, तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस भी बोला जाता है, लेकिन सब्जेक्ट ही मानिए, नॉमिनेटिव केस वही हुआ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब एंड द डूअर ऑफ द एक्शन कम्स आफ्टर द वर्ब एंड प्रेपोजिशन, द सेंटेंस इज इन द पैसिव। अब कह रहा है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो रिसीव करने लगता है, तो वो क्या होता है, वर्ब के बाद बाई लगाया जाता है कि उनके द्वारा किया गया, बाई प्रेपोजिशन बाई है, और उसके बाद जो एजेंट होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसको रख देते हैं हम वहाँ पे, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़ आप लोग। इन द वर्ब्स लाइक, ठीक है, इन द वर्ब्स लाइक स्टडी, चेस, द पास्ट टेंस एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर द सेम। कह रहा है कि स्टडी और चेस का देखिएगा ना, आप लोग को वर्ब्स में मैंने बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, ठीक है। आप स्टडी और चेस का देखिएगा, उसका V2 फॉर्म भी उसका ईडी से ही बनता है, ठीक है। आप लोग को बताया था मैंने वीक वर्ब्स और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के बारे में बताया था, स्टेट वर्ब्स में मैंने पढ़ाया था, तो इस पर मैं ज़्यादा अब डिस्कस नहीं करूँगा। स्टडी और चेस का देखिएगा कि इसका जो आपका रहता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये ईडी लगा रहता है। अगर स्टडी को आप सेकेंड फॉर्म वर्ब का बनाओगे, स्टडीड हो जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाओगे तो वो भी स्टडीड होगा, ठीक है। चेस का भी ऐसे ही है, चेस का भी अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखोगे आप तो चेस्ड होगा, एंड थर्ड फॉर्म देखोगे वर्ब का तो आपका चेस्ड हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें फ़र्क नहीं होता है कुछ, ठीक है। आगे देखेंगे, ये कह रहा है कि पास्ट टेंस पार्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम ही होता है चेस का। ये जो दो हमें बताया है ना, स्टडीड और चेस के बारे में, इसके वर्ब फॉर्म के बारे में बता रहा है, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपका मतलब वर्ब्स का जितने भी फॉर्म्स है, जितने भी वर्ब्स है, उसके फॉर्म्स जो है उस पर आपका कमांड होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। ऑलराइट। अब कह रहा है बट इन द केस इरेगुलर वर्ब, ठीक है, वही चीज़ बता रहा हूँ। एक रेगुलर वर्ब होता है, रेगुलर वर्ब बोलते हैं जिसमें ईडी लगा रहता है। स्टेट वर्ब में आई थिंक मैंने डिस्कस किया है शायद आप लोगों से। रेगुलर वर्ब होता है और इरेगुलर होता है। रेगुलर वो होता है जिस वर्ब में ईडी लगा के बनाया जाता है, और जैसे आपका इरेगुलर वर्ब्स हो गया जिसमें ईडी लगा के नहीं बजाया, जिसमें टी लग जाता है, जैसे आप बर्न का देख लो, बर्न का बर्नट हो जाता है, थिंक का दिख लो, थिंक का था, ये सारे इरेगुलर होते हैं, ठीक है। वर्ब्स दो प्रकार के हैं, एक हमारा रेगुलर होता है और एक इरेगुलर होता है। तो रेगुलर वर्ब्स वैसे वर्ब्स होते हैं जिसमें हम लोग वर्ब के सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा के बनाते हैं, लेकिन हमारा जो इरेगुलर वर्ब्स है उसमें हम ईडी नहीं लगाते हैं बाबू, ठीक है। उसमें मतलब टी लग जाता है, मतलब जैसे गो वेंट गॉन हो गया, ठीक है, फिर आपका बॉर्न हो गया, थिंक हो गया, ठीक है, टीच हो गया, ये सब इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, तो ये हमें समझना होगा, ठीक है। इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। बट इन द केस ऑफ इरेगुलर वर्ब्स द पास्ट टेंस एंड द पास्ट पार्टिसिपल आर डिफरेंट। सही बात है, जो अभी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में, वही चीज़ है। Both the active and passive sentences are in the same tenses. The verb agrees with the number of the subject and of the sentence. When the subject is in the plural, the verb is also plural. अब यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कभी भी आप लोग को पता है कि हमारा जो एक्सिलरी वर्ब होता है, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से गाइड होता है। मान लो अगर सब्जेक्ट सिंगल है, ठीक है, तो उसमें आपका मतलब सिंगुलर एक्सिलरी लगाएंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अगर प्लूरल है तो एक से ज़्यादा रहेगा तो उसके हिसाब से हम वहाँ पे एक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे, तो वो नंबर के हिसाब से सब्जेक्ट को गाइड किया जाता है एक्सिलरी वर्ब को, ये ध्यान में आप लोग रखेंगे, ठीक है। अब मान लो एक्टिव में कभी कभी देखिएगा कि एक्टिव में आपका क्या है, एक्टिव वॉइस का मैं एग्जांपल देता हूँ इसे क्लियर करने के लिए कि एक्टिव वॉइस जो है हमारा, समझ जाओ कि यहाँ पे प्लूरल दिया है, जो सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ मैंने दूसरा फॉर्म यूज़ किया है, मतलब आर का फॉर्म यूज़ किया है अगर प्लूरल फॉर्म है तो। वही अगर आपका पैसिव और ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ठीक है, ऑब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर है,
तो ये तो यहाँ पे तो डॉक्टर मतलब सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से गाइड हुआ, लेकिन जब पैसिव यूज़ करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जब इधर आएगा, ऑब्जेक्ट में एक हो, दो हो, तीन हो, यानी एक रहेगा तो सिंगुलर यूज़ करेंगे और एक से ज़्यादा प्लूरल होता है तो उसी के हिसाब से एक्सिलरी वर्ब हम यूज़ करते हैं। बस ये फंडा समझिएगा। यानी ऑब्जेक्ट इधर जाएगा ना, मान लो ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से ही आपको वहाँ पे इज आर एम मतलब प्लूरल होगा तो आर यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे, ये ध्यान में आप लोग रखेंगे, ठीक है। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के हिसाब से यूज़ किया जाएगा एक्सिलरी वर्ब, ये ध्यान में रखेंगे। आगे आते हैं, व्हेन अ सेंटेंस हैज अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस इन टू वेज। सही बात है, मैंने आप लोग को बताया था जब भी आप लोग ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ रहे थे तो उसमें देखिएगा कि उसमें किसी किसी सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आ जा रहे थे। तो आप लोगों ने पूछा था सर इसमें तो दो दो ऑब्जेक्ट है तो इसमें डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो वर्ब के तुरंत बाद आ जाता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है या फिर उसके बाद आता है इनडायरेक्ट होता है। तो एक वर्ब में, एक सेंटेंस में मतलब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो अब जब पैसिव वॉइस में ऐसा मिल जाता है, जबकि हमने देखा है अगर मान लो यहाँ पे द डॉक्टर स्टडी द पेशेंट लिखा हुआ है, अब इसके साथ कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकता था, ठीक है, तो उस समय तो डाउट हो जाएगा कौन से रखें। तो वैसे केसेस में आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ना उसको सब्जेक्ट की जगह रख देंगे और उसको आप वर्ब के बाद रख देंगे, पहला तरीका ये हुआ। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख देंगे सब्जेक्ट की जगह, उसके बाद जब भी आप वर्ब का यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में उसके बाद आप जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको वहाँ यूज़ किया जा सकता है। बस इसको दो तरीक़ा से बनाया जा सकता है। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द सब्जेक्ट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो वहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, या ये भी हो सकता है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो दोनों तरीक़ा से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा ये रहा सेशन, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने बहुत कुछ समझा होगा। अगर कोई भी आप लोग को डाउट होता है तो आप लोग थोड़ा सा इसे क्लास के दौरान पूछ लेंगे, ठीक है। कोई भी सेशंस के दौरान कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग द सेशन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।